Hello everyone. This is the second question now of cash flow statement. We need to make cash flow statement only for the operating activities using direct method. Okay. So now here we have a balance sheet and here we have a profit and loss account, and there are some additional information in form of two notes. Okay. तो स्टार्टिंग कैसे करनी है, हमें हमें पता है कि हमें डायरेक्ट मेथड से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का कैश फ्लो निकालना है. ठीक है. तो अब हम सबसे पहले आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सबसे पहले हमें ये देखना है, तो हम जस्ट नोट डाउन करेंगे कि हमें क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में डालना है, क्या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में बाइफरकेट करना है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़. तो सेल्स क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है, रिलेटेड टू परचेजेस. तो ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. इंटरेस्ट इनकम, हमने इन्वेस्टमेंट किया होगा जिससे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में आएगा. फायर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट होगा. दिस कम्स अंडर एक्सेप्शनल आइटम्स, जो कभी कभार ही होते हैं. फायर इंश्योरेंस मीन्स सपोज बिजनेस में कहीं आग लगे, स्टॉक वगैरह, उसके रिलेटेड ये होगा. तो स्पेसिफिकली नहीं बोला है फायर इंश्योरेंस फिक्स्ड एसेट्स या किसी पे, तो ये ऑपरेटिंग का ही हिस्सा होगा, ऑपरेट बिजनेस रिलेटेड ही होगा. देन लेस डिप्रिसिएशन, इट इज़ नॉन कैश एक्सपेंस. देन एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ऑपरेटिंग. इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, इट इज़ रिलेटेड विथ फाइनेंस, बिकॉज हमने सपोज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स वगैरह ली होंगी, बैंक लोन लिया होगा, तो जो इंटरेस्ट हम पे करेंगे, तो दिस रिलेटेड टू फाइनेंस. देन फॉरेन एक्सचेंज लॉस, ये फाइनेंस का पार्ट होगा. ये स्पेसिफिकली सेकेंड नोट में हमें दिया हुआ है कि फॉरेन एक्सचेंज लॉस रिप्रेजेंट इंक्रीमेंट इन लाइबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. ओके. तो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के रिलेटेड है. तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मतलब फाइनेंस का ही पार्ट है, तो ये फाइनेंस में हम बाइफरकेट कर देंगे. एंड देन कम्स इनकम टैक्स. ओके. तो ये ऑपरेटिंग का पार्ट होगा. नाउ बिकॉज, तो ये बिजनेस का इनकम टैक्स है, तो ये ऑपरेटिंग का पार्ट होगा. देन हम यहाँ पे भी नोट डाउन कर लेंगे. इन्वेंटरी ऑपरेटिंग, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड विद बिजनेस. देन ट्रेड रिसीवेबल्स इज ऑपरेटिंग ऑल्सो. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज ऑपरेटिंग. ट्रेड पेबल्स इज ऑपरेटिंग एंड प्रोविजन फॉर टैक्स इज ऑल्सो ऑपरेटिंग. ओके. तो अब हम सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करना है देखते हैं. मैंने नोट डाउन कर लिया गैलेक्सी लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज डायरेक्ट मेथड. तो मैंने लिख लिया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. ठीक है. अभी सबसे पहले यहाँ पे P&L अकाउंट में हम देखेंगे सेल्स है. तो सेल्स हम किसको कहते हैं, डेटर्स को. तो डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल्स. ओके. तो सेल्स के रिलेटेड यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट है. तो ये अकाउंट हमें फिर हमने P&L में सबसे पहला अकाउंट देखा सेल्स का. तो अभी हम इसके रिलेटेड अकाउंट बनाएंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स का अकाउंट. तो ट्रेड रिसीवेबल्स में डेबिट बैलेंस, तो हमने डेबिट बैलेंस लिख लिया, जो ओपनिंग का बैलेंस है इसका, ट्रेड रिसीवेबल्स का. तो ये हमने ओपनिंग एंड क्लोजिंग ये दोनों लिख लिए इस अकाउंट में, दिस ओपनिंग एंड दिस क्लोजिंग अकाउंट. ओके. तो सेल्स में हमने सेल्स कितना किया हुआ था. ठीक है. तो सेल्स में हमने 85,50,000 का सेल्स किया था, तो हमने यहाँ पे लिख लिया. तो दिस मीन्स दिस इज़ द टोटल ऑफ दिस साइड. एंड जो भी बैलेंस फिगर अमाउंट बचा है, वो क्या है कि ट्रेड रिसीवेबल्स से हमें इतना अमाउंट रिसीव हुआ. ओके. सेल्स करने से हमें इतना अमाउंट ट्रेड रिसीवेबल से रिसीव हुआ. तो ये हम क्या करेंगे, रिसीट्स फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स. ओके. यहाँ पे लिख लेंगे हम 85,33,000 जितनी अमाउंट है उतनी. ओके. सो दिस इज डन. सी नाउ दिस अकाउंट इज डन. ओके. एंड दिस सेल्स इज डन. नाउ कॉस्ट ऑफ सेल्स. नाउ कॉस्ट ऑफ सेल्स के रिगार्डिंग अब हमें देखना होगा. कॉस्ट ऑफ सेल्स मीन्स यहाँ पे हम परचेजेस लेंगे, तो परचेजेस के रिलेटेड हमें ट्रेड पेबल्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा. तो हम ट्रेड पेबल्स का अकाउंट बनाएंगे, और जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, ओपनिंग 2,15,000 एंड क्लोजिंग इज़ 1,95,000. तो ये ट्रेड पेबल्स के अकाउंट में हम लिख लेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग. ओके. सो देन बाय परचेजेस. अभी कॉस्ट ऑफ सेल्स तो हमारे पास है कि जितना हमने सेल किया हुआ है उसकी कॉस्ट कितनी है. ठीक है. तो हम परचेजेस हमें अगर निकालना है, तो इसके लिए एक फार्मूला लगेगा. जो फार्मूला ये है, COGS इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है. तो COGS तो है हमारे पास, दिस इज द COGS 56 लाख. तो यहाँ पे मैंने COGS लिख लिया 56 लाख. देन ओपनिंग स्टॉक इज लाइक
यहाँ पे इन्वेंटरी का ओपनिंग स्टॉक इज़ 1,65,000 एंड क्लोजिंग इज़ 1,20,000। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास 1,60,000 लेस 1,20,000 तो परचेजेस हमें मिल जाएगा 55,55,000, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने परचेजेस लिख लिया कि हमने परचेज अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेबल्स, ओके। तो यहाँ पे बाय परचेजेस आएगा 55,55,000। देन जो बैंक जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा, ठीक है, तो ट्रेड पेबल्स टू बैंक, तो हमने क्या किया है, जितने भी परचेज किया उनको कितना पेमेंट अब तक किया हुआ है, तो 55,75,000 इतना हमने पेमेंट किया है। तो इसका अमाउंट यहाँ पे आएगा पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स, ठीक है, निगेटिव साइन में, क्योंकि ये कैश आउटफ्लो है तो निगेटिव में आएगा 55,75,000, ठीक है। देन अभी नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, ठीक है। ट्रेड पेबल्स अकाउंट कंप्लीट, ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट कंप्लीट, इन्वेंट्री हमने यूज़ कर लिया परचेजेस निकालने में। नाउ अभी हम मूव ऑन करते हैं, तो फायर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, ठीक है। जब हम यहाँ इन ट्रांजैक्शंस को देखते हैं ना, तो इससे रिलेटेड यहाँ पे एक बार देखना है बैलेंस शीट में कि कोई हमें अकाउंट यहाँ पे दिखता है क्या। अगर है कुछ यहाँ इसके रिलेटेड कुछ यहाँ पे है, तो हमें फिर उसका लेजर बनाना पड़ेगा एंड एक्चुअल पेमेंट रिसीव्ड एंड पेड ये हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट फायर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, तो इंटरेस्ट इनकम तो इन्वेस्टिंग है तो ठीक है, स्किप कर देते हैं। फायर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑपरेटिंग का पार्ट है और इसके रिलेटेड कोई लेजर बैलेंस शीट में कोई लेजर भी नहीं है, तो ठीक है, यही अमाउंट है रिसीव्ड है, तो ये अमाउंट हमें रिसीव हुआ होगा एक्चुअल में। तो ये क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं फायर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 1,10,000 पॉजिटिव साइन बिकॉज दिस इज कैश इनफ्लो, ठीक है, तो पॉजिटिव में लिख लेंगे। एंड दिस इज एक्सेप्शनल आइटम बिकॉज फायर कभी कभी लगती है बिजनेस में, तो आप इसको एट द एंड सब टोटल करके एट द एंड में ऐड फायर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड एक्सेप्शनल आइटम करके भी आप ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लिख लिया फॉर द ईज, ठीक है। देन कमिंग टू नेक्स्ट, ये हो गया। देन कमिंग टू नेक्स्ट, दिस इज नॉन कैश एक्सपेंस, ठीक है, स्किप। एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंस ऑपरेटिंग है, ठीक है, ऑपरेटिंग है तो अभी ये तो आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के स्टेटमेंट में, तो ये आना है। तो इसके रिलेटेड कोई अकाउंट है क्या, नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब इतने ही हमारे बैंक से मतलब ये पेमेंट हुआ होगा एक्सपेंसेस का, इतना ही, तो ये एज इट इज़ हमें लिख लेना है। एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 15,40,000 कैश आउटफ्लो निगेटिव साइन, ठीक है। देन अगेन मूविंग टू नेक्स्ट इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, तो ये फाइनेंस में होगा। फॉरेन एक्सचेंज लॉस यहाँ पे बोला था कि लॉन्ग टर्म बोरिंग के रिलेटेड है, तो ये फाइनेंस में आएगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट इनकम टैक्स, अभी इनकम टैक्स ऑपरेटिंग है तो इसको मतलब इनकम टैक्स ये जो P&L में जाता है, इसका इसका P&L में आया हुआ है इनकम टैक्स, तो एंड देयर इज़ अ प्रोविजन फॉर टैक्स हियर, ठीक है। तो हमें प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। दिस इनकम टैक्स इज द करंट ईयर्स इनकम टैक्स लाइबिलिटी इनकम टैक्स एक्सपेंस, ओके। तो इसका हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा प्रोविजन फॉर टैक्स। अभी दिस प्रोविजन फॉर टैक्स इज व्हाट, इट्स अ करंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो इसका ओपनिंग 65,000 एंड इसका क्लोजिंग 48,000, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया दिस प्रोविजन फॉर टैक्स इज लाइबिलिटी, तो इसका ओपनिंग बाय बैलेंस भी दी, ठीक है। तो ये क्रेडिट बैलेंस होगा इसका 65,000 एंड क्लोजिंग इज 48,000, ठीक है। एंड जो P&L में है, तो मैंने P&L का ये जो है यहाँ पे इनकम टैक्स 95,000, तो ये मैंने यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिख लिया बाय P&L, ठीक है, 95,000। देन जो बैलेंसिंग फिगर जो है वो क्या है कि टैक्स हमने इतना पेमेंट किया हुआ है 1,12,000 का, तो हम यहाँ पे पेमेंट ऑफ टैक्स लिख लेंगे 1,12,000 जितना एक्चुअल में कैश टैक्स का पेमेंट हुआ है वो, एंड टोटल ऑफ दिस ऑल कम्स टू 14,16,000, ठीक है। वी विल चेक आवर आंसर 14,16,000, दैट मीन्स इट्स करेक्ट, ठीक है।